सीमा हैदर ने फर्जी एनिवर्सरी नहीं मनाई, बल्कि जो मैंने कानूनी जाल बिछाया था ये भी फंस गई है और इसके भैया भी फंस गए हैं। उसको समझाया नहीं, बल्कि डूबते हुए को वापस धक्का दे दिया कि डूबो मरो। और 7/7/2023 को गुलाम की बीवी बनकर क्यों जमानत ली? 25-30 साल का तजुर्बा हो गया है, तो हमसे ज्यादा पुलिस को कोई जानता नहीं है। जो लाश हो सकता था वो कर चुके, इससे ज्यादा कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। सीमा हैदर को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो अब एप्लीकेशन दे सके। सीमा हैदर ने फर्जी एनिवर्सरी नहीं मनाई, बल्कि जो मैंने कानूनी जाल बिछाया था उस कानूनी जाल में आज ये फंस गई है। इसने खुद अपने खिलाफ एविडेंस क्रिएट करके दुनिया को दिखा दिया, पुलिस को दिखा दिया, कोर्ट को दिखा दिया कि मैं ऐसा कर रही हूं और मैं इसकी मुलजिम हूं। तो जो हमने कल 420 की जालसाजी की, फर्जीवाड़े की जो एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को सच्चा साबित कर दिया इसने और बहुत जल्द ये जेल जाएगी। मैं तो चाहता था ये एक वायलेशन करे और वही इसने किया। जो लीगल चाल मैंने चली थी उसमें ये भी फंस गई है और इसके भैया भी फंस गए हैं। भैया कैसे सर, कैसे फंसे वो? एक कानून का जानकार आदमी जिसको ये पता है कि ऐसा करने से कंप्लेंट हो चुकी है, ये फंस जाएगी, उसको समझाया नहीं, बल्कि डूबते हुए को वापस धक्का दे दिया कि डूबो मरो। अब अगर हमने कंप्लेंट दे रखी है कि जी ये इसने अगर 13 तारीख मार्च 2023 में नेपाल के अंदर सचिन से किसी मंदिर में शादी की है और ये 13/3/2024 को ये फर्स्ट एनिवर्सरी मना रही है, तो हमें इस बात का जवाब दे कि फिर इसने 7/7/2023 को 4 तारीख को इसने बेल एप्लीकेशन फाइल की और 7/7/2023 को गुलाम की बीवी बनकर क्यों जमानत ली। और उसके अंदर नेत्रपाल ने जो एफिडेविट दिया, सपोर्टिंग एफिडेविट, वकील साहब समझ लेंगे, तो वो भी मारा गया। सही बात है, बिल्कुल सही हो तो गया। फर्जीवाड़ा क्यों किया? अब इसके सामने दो चीजें थी और जो इसने पकड़े जाने पर जो ये 3 तारीख 7वां महीना 2023 को जो बल्लभगढ़ के चंद्रावली नाला के सामने सेक्टर 59 बल्लभगढ़ से जो पकड़ी गई, जो रघुपुरा पुलिस ने जो इसकी गिरफ्तारी दिखाई, वहां पर पूछताछ करने पर इसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जो एफआईआर में पुलिस ने दर्ज किया। सर जो इसको 4 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया, जेवर कोर्ट के अंदर, वहां पर जब रिमांड मांगा गया, उसके अंदर भी जो इसने कबूलनामा किया, जो डिस्क्लोज स्टेटमेंट होती है किसी भी मुलजिम की, एक्यूज की, उस डिस्क्लोज स्टेटमेंट के अंदर भी खुद को हैदर की वाइफ इसने माना। समझ गए ना? अब मेरे सामने जब ये अपने आप को सचिन की वाइफ बता रही थी, तो मेरे सामने कानूनी रास्ता, मेरे सामने जो कानूनी रास्ता था वो ये था कि अगर ये खुद को सचिन की वाइफ बताकर, अगर ये सीमा हैदर अगर खुद को सीमा हैदर सचिन की वाइफ बताकर एनिवर्सरी मना रही है, तो जनाब इसने झूठे कागजों के आधार पर जमानत क्यों ली? एफआईआर के अंदर अपना झूठा पति का नाम गुलाम हैदर का क्यों लिखवाया? डिस्क्लोज स्टेटमेंट में क्यों लिखवाया? और नेपाल का जो वीजा लिया उसके अंदर क्यों इसने गुलाम हैदर का नाम लिखवाया? सारे तमाम कागजात के अंदर इसने खुद को गुलाम हैदर की वाइफ क्यों दिखाया? और कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट इसने जमानत के साथ पेश किए वो गुलाम हैदर की वाइफ के तौर पे क्यों किए? तो मैंने उसी आधार पर, क्या आप कह रहे हो कि सचिन से मैंने हिंदू रीति रिवाज से 13 मार्च 23 को शादी की,
तो 7/7/2023 को आपने फर्जी कागज के आधार पर जमानत क्यों ली, जिसके अंदर सेक्शन 420, 467, 468, 471 ये सारी धाराएं धोखाधड़ी जालसाजी की ये धाराएं हैं। उसके बाद 406 सेक्शन कहती है आप किसी की अमानत में खयानत करो। आप वाइफ तो हो गुलाम हैदर की, नाजायज अनैतिक संबंध के साथ रह रही हो सचिन के साथ, तो वो 406 सेक्शन हो गई, समझ गए। 153A में ये है इंडियन पैनल कोड के आप कोई ऐसा बयान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दें जिससे दो अलग अलग कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा हो जाए और फसाद हो जाए और झगड़ा हो जाए, आप वो कर रही हैं। और सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000 सन 2000 का एक कानून है, उसके तहत किसी झूठी बात को पब्लिकली फैलाना मीडिया के माध्यम से कि जी मैं तो सचिन की वाइफ हूं, मैं तो सचिन की वाइफ, जबकि आप लीगली हैदर की वाइफ है, वो सेक्शन 67 आईटी एक्ट सन 2000 हमने लगाई है। उसके अलावा सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट 1947 वो हमने लगाई है कि इंटरनेट मीडिया का यूज करना फॉरेनर्स को, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेक्शन हमने लगाई है। और हमने सेक्शन 195, 196 भी लगाई है, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया कोर्ट को, झूठ बोलकर ये किया गया। और सेक्शन 201 के सबूतों को तोड़ करके जो है गुमराह करके सबूतों को मिटाया गया वो। तो इन सारी धाराओं में 10 साल तक की कैद है। और इसने मैरिज एनिवर्सरी प्रूव करके हमारे केस को प्रूव कर दिया। और यही मैं चाहता था कि ये ऐसा करे। पुलिस क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? मैंने जब मैं कंप्लेंट लेके जयवर पुलिस के एसएचओ के पास गया, तो मुझे अक्सर बात सीमा हैदर केस की नहीं है, पुलिस का रवैया, वकील साहब से ज्यादा और आपसे ज्यादा पत्रकार भी हैं आप, और सोशल रिफॉर्म के भी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और मेरा तो 25-30 साल का तजुर्बा हो गया है, तो हमसे ज्यादा पुलिस को कोई जानता नहीं है। हमने वहां लिखित में एप्लीकेशन दी, फोटोकॉपी हमने करा दी थी। हमने उनको कहा ले जो एमएससी होता है, जो मोहरर होता है, थाना मोहरर, ये भाई आप कंप्लेंट हम दे रहे हैं, उन्होंने पढ़ी कि इसकी रिसीविंग दे दीजिए। तो वो बेचारा कांस्टेबल था, वो कहने लगा कि सर देखो मैं तो रिसीविंग तो नहीं दे सकता, ये तो आपको एसएचओ से जो निरीक्षक है उससे बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा डोंट वरी डियर, आप ये ले। हमने उसको दे दी और हमने उसी के सामने उसी की टेबल पे वो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसको हमने स्कैन किया, पीडीएफ बनाया, उसी टाइम उसी से हमने थाने की जो है ना मेल ली, थाने की मेल पे कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा और एसएचओ को उसी टाइम मैंने मेल अटैच करके मैंने उसके अंदर लिखा कि ये काइंडली कंसीडर द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंट, काइंडली कंसीडर माय कंप्लेंट अलोंग विद द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने लिखा। और हार्ड कॉपी इज ऑलरेडी सबमिटेड टू योर कांस्टेबल एट टुडे एट 6 PM एट पुलिस स्टेशन जेवर। मैंने उसको कांस्टेबल का हवाला दिया और मैंने कहा हार्ड कॉपी आपको दे दी गई है, उसी टाइम मेल की मैंने। और उसके बाद मैं एसएचओ से मिला, एसएचओ कहीं बिजी था ऑनलाइन, मैंने कहा मैं मिल के जाऊंगा भाई, ऐसा नहीं जाऊंगा। उनसे मैं मिला, मैंने उनको बताया कि ये मैंने कंप्लेंट दी है और इस पे आप कार्रवाई करें। तो वो कहने लगे जी ये तो आप रबूपुरा में दे देते। मैंने कहा आप कंप्लेंट को पढ़ें, रबूपुरा में जो जेवर अदालत है, अदालत से ये जमानत ली गई है, तो ये रबूपुरा में नहीं आता। जेवर अगर कोर्ट है और ये आपके पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी ज्यूरिडिक्शन आती है, तो कह रहा जी ठीक है, आप ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर वो मान गए। और मैंने उसी टाइम वहीं बैठे बैठे उनके सामने ही मैंने कहा आपका नंबर, उनका नंबर लेके मैंने उस पर व्हाट्सएप कर दिया
और जो मेल करी थी उसका स्क्रीनशॉट भी कर दिया, और जो लोकेशन आती है, लोकेशन हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, वो लोकेशन भी उसको सेंड कर दी। तो वो मैंने दी, और मैंने उसकी बाकायदा मेरी वीडियो भी बनी वहां से आते हुए जाते हुए। वो मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए कि कल को ये मना कर देगा। जब यहाँ के आज तक चैनल पे ये खबर चली, और आज तक चैनल का एक एंकर वही थाने में चला गया जब तक मैं वापस आ गया था। तो उनसे पूछा, जी ये कंप्लेंट मोमिन मलिक साहब ने आप दी है सीमा हैदर के खिलाफ? तो उन्होंने कहा नहीं जी, कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो उनका फोन आया, हमारे लोकल जो वो है, जो पत्रकार है, अपने एंकर है, तो उन्होंने कहा सर वो तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने फौरन सारा चीज भेज दी उनको। तो उन्होंने उनके चेहरे पे दिखाई, देखो ये दे रखी है। और आज कल ही आज मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेल पर ये लिखा हुआ एसएमएस आया कि सर आपने जो कंप्लेंट सीमा हैदर के खिलाफ दी थी, हमने उस कंप्लेंट को इंक्वायरी के लिए डीसीपी हेडक्वार्टर नोएडा को एप्लीकेशन भेज दी है कि आप इस पे एक्शन लीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे लिखित में दिया है। तो अब आप अभी पब्लिक को पता नहीं ना क्या क्या कार्रवाई चल रही है, और अब जो लास्ट हो सकता था वो कर चुके। इससे ज्यादा कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। अब तो सिर्फ जेल है। मेरा आखिरी सवाल था, वो आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। सीए वाला जो है, सीए का सीमा हैदर को कोई भी फायदा नहीं होगा। सीमा हैदर को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो अब एप्लीकेशन दे सके। मैं बैठा हूं ना। पहली बात, सीए का जो फायदा मिलेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये अपना अफगानिस्तान, इन लोगों को, वहां के हिंदुओं को जो रिलीजियस आधार पर जिनके साथ जुल्म, जोर जबरदस्ती जिन्होंने बताया कि हमारे साथ जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, रिलीजियस आधार पर जिन्होंने यहाँ पर असाइलम लिया भारत में, और वो लीगली पहले वीजा लेके आए, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन किया वीजे का, उन लोगों को, और 2014 से पहले के जो लोग आए हुए हैं, केवल उन लोगों को फायदा होगा जो लीगली भारत में एंट्री लेके आए हैं और जिन्होंने असाइलम लिया हुआ और लगातार वीजा एक्सटेंड कराया है। इस कानून का उन लोगों को फायदा होगा, ना के ऐसे लोगों को होगा जो इलीगल तरीके से भारत में एंट्री किए।